नमस्कार और स्वागत है आपका इंडिया वॉइस देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ शिवम सोनी। छत्तीसगढ़ के सीएम भूपेश बघेल ने बुधवार को प्रेस कॉन्फ्रेंस की और इस दौरान बीजेपी पर निशाना साधा। सीएम भूपेश ने कहा कि कर्नाटक चुनाव पर चुनावों पर पूरे देश की निगाहें हैं। एक तरफ खूब पैसा बांटा जा रहा है तो दूसरी तरफ हमें जनता का खूब प्यार मिल रहा है। साथ ही उन्होंने कहा कि 13 तारीख को भाजपा को सबक मिल जाएगा। उन्होंने इस दौरान और क्या कुछ कहा, सुनाते हैं। निगाह लगी हुई है कर्नाटक चुनाव पे, और ये है कि एक तरफ खूब पैसा बांटा जा रहा है और दूसरी तरफ लोगों का प्यार है। तो मुझे उम्मीद है कि भारतीय जनता पार्टी को सबक मिलेगी 13 तारीख। नारायणपुर में एक पार्टी के नेता ही वहाँ पे आदिवासियों से जाने की कोशिश कर रहे हैं। देखिए, एक घंटा ट्यूशन पढ़ते और स्कूल में पढ़ के पास हुआ है, उसके बारे में खूब बधाई। स्वामी आत्मानंद अंग्रेजी स्कूल के भी करीब जो 10वीं में 48 बच्चे जो मेरिट में आए, उसमें 10 बच्चे स्वामी आत्मानंद अंग्रेजी स्कूल के हैं, और 12वीं में जो 30 बच्चे मेरिट में आए, उसमें से 5 स्वामी आत्मानंद के स्कूल के हैं। तो एक अच्छा संकेत है, लोगों को रुझान भी है और रिजल्ट भी ठीक आ रहा है। और उसमें तो मैं ये कह सकता हूँ कि हम लोग सही दिशा में काम कर रहे हैं, हमारी सरकार ठीक से काम कर रही है। बजरंगबली की कृपा किस पे रहेगी कर्नाटक? कांग्रेस पर भी रहेगी, क्योंकि बजरंगबली है अन्यायी अत्याचारी के पर ही कड़ा प्रहार करते हैं। वो गदा है, वो हुआ ईडी बिना प्रेडिकेट ऑफेंस के जांच नहीं करती, लेकिन अभी जो जांच ये लोग कर रहे हैं बिना प्रेडिकेट ऑफेंस के है, ये ईडी के इतिहास में पहली बार है। जो ये कर नहीं सकते लेकिन ये कर रहे हैं। मैं इसीलिए कर रहा हूँ कि अपने आकाओं को खुश करने के लिए भारतीय जनता पार्टी के एजेंट के रूप में काम कर रहे हैं, और जो ईडी के जो काम कर मतलब उसके जो नियम प्रक्रिया है उसका भी वो पालन नहीं कर रहा है। बहुत बड़ा ये आरोप है। और ये जो कार्रवाई कर बिना प्रेडिकेट ऑफेंस के, जैसे ऑफेंस मान लो किसी थाने में 302 हो गया तो उसमें ईडी जांच नहीं करेगी, लेकिन 420 की कोई FIR है उसमें जांच करेगी। लेकिन अभी जो शराब 2000 करोड़ का घोटाला हो गया, उसे प्रेडिकेट ऑफेंस का उसका है। अब बताओ, तो बिना प्रेडिकेट ऑफेंस के कैसे जांच कर रहे हो? लोगों को मार रहे हो, पीट रहे हो, रात रात भर जगा रहे हो, परिवार के लोगों को परेशान कर रहे हो। तो ये आप एक निहित उद्देश्य को लेकर कि सरकार को कैसे बदनाम करना, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी तो शक नहीं कर सकती। इनके पास लड़ाने के अलावा कोई रास्ता है नहीं है, क्योंकि आदिवासी के लिए इन्होंने कुछ किया तो नहीं है। 15 साल इनको मौका मिला, बस्तर के लोगों के लिए कुछ किया नहीं है। लोग पलायन करने के लिए बाध्य हो गए। कभी आदिवासी पलायन नहीं करते थे, इनके राज्य में पलायन करना शुरू हुआ। हम लोगों ने उसके आदिवासियों के या बस्तर के जो संस्कृति है उसको संरक्षित करने का भी काम किया। वहाँ के लोगों के आय कैसे वृद्धि हो उसकी व्यवस्था हम लोगों ने की। शिक्षा के, स्वास्थ्य की भी व्यवस्था की। और इसे यही कारण है कि बस्तर में अब अमन चैन लौट रहा है। वहाँ जो शांति वापस आ रही है, लौट रही शांति, तो भारतीय जनता पार्टी बर्दाश्त नहीं है, क्योंकि इनको इनके दामन में भी खून की छींटे हैं, और इनको जब तक कि धरती लाल नहीं होती इनको चैन नहीं मिलता। जब तक कि भाई दूसरे भाई नहीं लड़ते तब तक उनको चैन नहीं मिलता। तो वो जानबूझ के उकसाने की कोशिश इनके द्वारा किया जा रहा है। तो इनको जो मैं बार बार कहता हूँ कि इनके पास कोई नीति नहीं, कोई कार्यक्रम नहीं किसी के लिए। ये केवल एक दूसरे को लड़ाकर ही अपना स्वार्थ सिद्ध करते हैं। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल अपने निवास कार्यालय परिसर में आयोजित आभार कार्यक्रम में शामिल हुए। यह कार्यक्रम बहुप्रतीक्षित नियुक्ति आदेश जारी होने पर जल संसाधन विभाग के लिए चयनित उप अभियंता और ऊर्जा विभाग में नवनियुक्त जूनियर इंजीनियर एवं डाटा एंट्री ऑपरेटरों की ओर से आयोजित किया गया। बता दें कि कोर्ट का आदेश जारी होने के बाद मुख्यमंत्री के निर्देश पर ऊर्जा विभाग और जल संसाधन विभाग के चयनित उप अभियंताओं के नियुक्ति आदेश जारी किए गए। साथ ही ऊर्जा विभाग के डेटा एंट्री ऑपरेटर के डॉक्यूमेंट का सत्यापन किया जा रहा है।
एक लड़की ने ये कहा, कोई खैरागढ़ का कोई लड़का था, उन्होंने भी अपनी बात रखी थी। कोई इंजीनियर बनना चाहता है, कोई टीचर बनना चाहता था, सबकी अलग अलग तैयारियां थी। और उन्होंने ये बात कही कि ये बेरोजगारी भत्ता तो ठीक है, इससे हमारी पढ़ाई में सहायता मिलती है, लेकिन ये भर्ती आप कब खोलेंगे? और उसी मंच से जब मुझे बोलने के लिए आमंत्रित किया गया, तब मैंने कहा कि यदि न्यायालय से आदेश आ जाए तो दूसरे दिन के समाचार पत्रों में भर्ती के विज्ञापन भरे पड़े रहेंगे। और हुआ यही, मैंने 30 तारीख के बाद कही और 1 तारीख को भर्ती पर रोक जो लगी थी उसे सुप्रीम कोर्ट ने, उच्चतम न्यायालय ने शुरू कर दी, रोक हटा दी। और आप देखेंगे कि लगातार भर्तियों के विज्ञापन सभी विभागों में, जिन जिन विभागों में वैकेंसी थी वो सारे भर्तियों के आदेश निकाल रहे हैं। और जिनका पीएससी में, व्यापम में जिनका सिलेक्शन हो गया था, केवल आरक्षण के चलते नई भर्ती हम नहीं कर पा रहे थे, तैयारी पूरी थी। और देखिए कि सबसे पहले जो रिजल्ट आया वो आपके नियुक्ति का आदेश निकला। और सरकार चाहती है कि जितने खाली पद हैं उसकी भर्तियां करें और नए छात्र छात्राओं को शासन की ओर से अवसर मिले। और उस दिशा में हम लोगों ने प्रयास शुरू कर दिया है। लगातार भर्तियां प्रारंभ हो चुकी है और उसके विज्ञापन निकल रहे हैं। तो आजकल तो सोशल मीडिया का ज़माना है, तो कई लोग लिख रहे हैं। अंबिकापुर में अंशिका गुप्ता नाम की छात्रा ने 10वीं में टॉप किया है। छात्रा ने बोर्ड की परीक्षा में 600 में से 585 अंक हासिल कर 6वां स्थान हासिल किया है। जानकारी के मुताबिक छात्रा स्वामी आत्मानंद गवर्नमेंट इंग्लिश स्कूल अंबिकापुर की छात्रा है। सीएम भूपेश बघेल ने प्रदेश में टॉप 10 छात्रों को और उनके अभिभावकों को बधाई दी है। साथ ही टॉप करने वाली छात्रों को सीएम ने हेलीकॉप्टर राइड कराने की बात कही है। ये तस्वीर आपको दिखा रहे हैं, टॉप 10 में जगह बनाई है। अंशिका गुप्ता नाम की छात्रा ने टॉप किया है, 10वां स्थान हासिल किया है। भूपेश बघेल ने भी बधाई दी है अंशिका को। थोड़ा बैठ जाइए ना, यहीं बैठ जाइए। अंबिकापुर से ये खबर, ये तस्वीरें आपके सामने। उधर छत्तीसगढ़ में नक्सलियों से लोहा लेते हुए देश के लिए शहीद होने वाले 3 जवानों को कीर्ति चक्र से सम्मानित किया गया। यह सम्मान देश की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने दिया है और यह सम्मान शहीद हुए जवानों की पत्नियों को प्रदान किया गया है। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने नक्सली हमले में वीरगति को प्राप्त तीनों शहीद जवानों को नमन किया और उनके परिजनों के प्रति सम्मान व्यक्त करते हुए कहा कि जवानों के सर्वोच्च साहस और बलिदान के लिए कीर्ति चक्र मिलना परिवारजनों के साथ साथ छत्तीसगढ़ के लिए गौरव का क्षण है। बिलासपुर के गांधी चौक के पास 2 स्कूटी सवार युवकों ने एक बाइक सवार को साइड नहीं दिया, जिससे गुस्साए बाइक सवार ने गाली गलौज शुरू कर दिया और देखते देखते विवाद इतना बढ़ गया कि स्कूटी सवार युवकों ने पास रखे चाकू से बाइक सवार पर हमला किया, जिससे युवक बुरी तरह घायल हुआ है। जिसके बाद मीडिया कर्मियों की मदद से घायल को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया। सोमवार का पूरा मामला बताया जा रहा है। बिलासपुर की खबर आपको बता रहे हैं। चाकूबाजी का ये वीडियो वायरल हो रहा है। बिलासपुर का ये वीडियो बताया जा रहा है। बाइक को साइड ना देने को लेकर दरअसल ये विवाद हुआ। स्कूटी सवारों ने बाइक सवार को चाकू मार दिया। ये तस्वीरें भी देखिए किस तरह से सीसीटीवी फुटेज ये वायरल हो रहा है बिलासपुर का।
रायपुर के मोरगा चौकी के मदनपुर फॉरेस्ट बैरियर के पास एक ट्रक और कार में जोरदार भिड़ंत हुई है। हादसे में 4 लोगों की दर्दनाक मौत हो गई। कार सवार मृतक अंबिकापुर का रहने वाला था, जो जगदलपुर में सरकारी विभाग में पदस्थ था और अपनी पत्नी और 2 बच्चों के साथ सुबह कहीं जा रहा था। इसी दौरान यह हादसा हो गया, जिसमें 4 की मौत हो गई। रोहिंग्या मुसलमानों को लेकर शंकराचार्य स्वामी स्वरूपानंद सरस्वती ने एक बयान दिया है, जिससे प्रदेश की सियासत गर्मा गई है। बीजेपी इस बयान का समर्थन कर रही है, तो वहीं कांग्रेस ने इसको लेकर हमला बोला है। क्या है पूरा मामला, रिपोर्ट देखिए। छत्तीसगढ़ में चुनाव है तो मुद्दे भी सियासी हवा में हिलोरे मार रहे हैं और मुद्दों पर सियासी विवाद बढ़ता जा रहा है। और ये विवाद शुरू हुआ है रोहिंग्या मुसलमानों को लेकर। छत्तीसगढ़ दौरे पर पहुंचे जगत गुरु शंकराचार्य स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद महाराज ने रोहिंग्या मुसलमानों को लेकर बड़ी बात कह दी। शंकराचार्य ने कहा, देश में करोड़ों की संख्या में रोहिंग्या मुसलमानों ने घुसपैठ कर रखी है, जो देश में अराजकता फैला रहे हैं। छत्तीसगढ़ में भी बड़े पैमाने पर रोहिंग्या मुसलमानों ने घुसपैठ की है। इसके साथ ही उन्होंने प्रदेश सरकार को कठोर निर्णय और सजग रहने की बात कही। भारत में रहने वाले मुसलमान हैं, वो तो लगभग साथ में रहना सीख चुके हैं, वो उतना समस्या नहीं करते हैं। इधर बीच में जो विदेशी मुसलमान बांग्लादेश से और बर्मा आदि से, जिसमें रोहिंग्या प्रमुख हैं, जब वहाँ से भगाए गए बौद्धों के द्वारा, तो उनकी बहुत बड़ी मात्रा भारत में प्रवेश कर चुकी है, करोड़ों की संख्या में, और अलग अलग प्रदेशों में वो जाकर के शरण ले रहे हैं। उन्हीं में से बहुत सारे छत्तीसगढ़ की भी शरण ले रहे हैं, और छत्तीसगढ़ में आकर के उन्होंने ज़मीन खरीदी है, मकान खरीदे हैं। पिछली बार जब हम लोग यहाँ आए थे कवर्धा में ही, तो यहाँ की नगर पालिका में हजारों एप्लीकेशन नागरिकता के पेंडिंग थे। वो किसके थे? एक तरह के उसमें नाम दिखाई देते थे। तो बहुत सारे सब जगहों पर रोहिंग्या और बांग्लादेशी मुसलमान आकर के शरण ले रहे हैं। अब जाहिर है कि शंकराचार्य के इस बयान पर प्रदेश में सियासी बयानबाजी तो होनी थी, लिहाजा अब प्रदेश बीजेपी अध्यक्ष अरुण साव और नेता प्रतिपक्ष नारायण चंदेल को सुनिए और महसूस कीजिए सियासत की भीषण गर्मी में सियासी तपेश। छत्तीसगढ़ में लगातार ये विषय आता रहा है कि बड़ी संख्या में बाहर के लोग आकर रह रहे हैं, जमीनें बना रहे हैं। ये छत्तीसगढ़ के लिए बड़ा चिंता का विषय है, और जिस प्रकार से इस सरकार को इस विषय को लेकर गंभीरता से काम करना चाहिए, राज्य सरकार इनको मदद कर रही है, और इसलिए ये छत्तीसगढ़ के लिए बड़ा चिंता का विषय है। लगातार इस छत्तीसगढ़ प्रदेश में, यहाँ के हर जिले में रोहिंग्या मुसलमान और अन्य एक विशेष जाति, एक विशेष धर्म के लोगों की संख्या लगातार बढ़ रही है। ये कहाँ से आ रहे हैं? ये कौन लोग हैं? और इनका राशन कार्ड कैसे बन रहा है? आधार कार्ड कैसे बन रहा है? वोटर आईडी कैसे बन रहा है? किसकी अनुशंसा से बन रहा है? और जो हमको जानकारी मिल रही है कि जो अपराध घटित हो रहे हैं छत्तीसगढ़ में नित नए किस्म के, उसमें भी बड़ी संख्या में संलग्न पाए जाते हैं। ये सरकार की एलआईबी क्या कर रही है? सरकार का गुप्तचर विभाग क्या कर रहा है? अब ऐसा तो नहीं प्रदेश ने जिसको काका माना और देश के सियासी पटल में जिसने अपना परचम बुलंद किया, ऐसे छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के तर्कश में कोई तीर ना हो। जाहिर है उन्होंने भी बीजेपी के अस्त्र का जवाब देते हुए कह दिया कि विदेशी घुसपैठ रोकने के लिए केंद्र सरकार का काम है, और ऐसे में सवाल तो पहले केंद्र से पूछा जाना चाहिए कि घुसपैठ आखिर हो क्यों रही है। आखिर विदेशी धरती से भारत में आते कैसे हैं, और उसके लिए जिम्मेदार कौन है? तो सवाल है यार, तुम सांसद यार मंत्रियों से, केंद्रीय मंत्रियों से पूछते, हमसे पूछ रहे हैं। फिलहाल छत्तीसगढ़ की फिजाओं में इस मुद्दे को लेकर राजनीति अपने पूरे जवाब पर है। न बीजेपी इस मुद्दे को छोड़ना चाहती है, न कांग्रेस इसका पुख्ता जवाब देने में कोई कोर कसर छोड़ रही है। ऐसे में देखना यह है कि जवाब और पलटवार की इस राजनीति में किसका पलड़ा भारी रहता है और जनता किसकी सच्चाई से रूबरू होती है।
ओम प्रकाश चंद्राकर, इंडिया वॉइस, रायपुर। छत्तीसगढ़ के कोरिया जिले के ग्राम पंचायत सावला में लोगों को केंद्रीय सरकार की योजना का लाभ नहीं मिल पा रहा है, जिससे काफी परेशान हैं लोग। किसानों को खेती के लिए जलापूर्ति और पर्याप्त संसाधनों का लाभ नहीं मिल पाने से फसलों को नुकसान हो रहा है, लेकिन मामले में संबंधित अधिकारी जवाबदेही से बचते नजर आ रहे हैं, जिससे परेशान किसानों ने कलेक्ट्रेट पहुंचकर अपनी परेशानी को सुनाया और जिलाधिकारी को मामले में कार्रवाई को लेकर ज्ञापन सौंपा गया। साहब खुद पहुंचे थे और वहाँ पर उसका सांवला ग्राम पंचायत से हमारे लोग वहाँ से आए, खबर किए थे मेरे को, और वहाँ हम लोग आए कि वहाँ पर एक नहर का निर्माण हो रहा है। तो नहर में वो जो ठेकेदार द्वारा जो है वहाँ का घटिया निर्माण कर रहा है। गांव के लोग कई बार वहाँ पर बोल चुके, आरएस में आपके जल संसाधन विभाग में हमारे जो हैं टिप्पो साहब खुद पहुँचे थे और वहाँ पर उसका देखने के बाद बोले कि नहीं, निर्माण गड़बड़ है, इसको यहाँ से इतना मीटर तक तोड़ के फिर बनाएं। मगर ठेकेदार द्वारा कुछ नहीं किया गया, थोड़ा से तोड़ के दिखाया और फिर बाद में काम को चालू कर दिया। तो हमारे गांव के लोग फिर देखे, फिर वो नहीं मानने पर वहाँ पर फिर यहाँ कलेक्टर के पास फिर हम लोग को मजबूरी में आना पड़ा और कलेक्टर साहब के पास ज्ञापन दिया गया। छत्तीसगढ़ के अंदर विपक्ष ने शराब घोटाले को मुद्दा बना लिया है। ईडी ने रायपुर महापौर के भाई अनवर ढेबर को शराब घोटाला मामले में गिरफ्तार किया। विपक्ष को मानो बैठे बिठाए मुद्दा मिल गया। बीजेपी कह रही है कि गढ़बो नवा छत्तीसगढ़ का नाम बदलकर घोटालों का छत्तीसगढ़ रख देना चाहिए। वहीं सीएम भूपेश बघेल ने कहा है कि घोटाले की बात तथाकथित मनगढ़ंत और मिथ्या है। चुनाव को प्रभावित करने के लिए ईडी को छत्तीसगढ़ भेजा जा रहा है। रिपोर्ट आप देखिए। छत्तीसगढ़ की सियासत में इन दिनों मानो ईडी की कार्रवाई को लेकर घमासान मचा हुआ है। दरअसल ईडी के द्वारा कथित शराब घोटाले पर की गई कार्रवाई ने सियासी महकमे में खलबली मचा दी है। साथ ही प्रदेश के दोनों ही प्रमुख दल एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप लगा रहे हैं। इसे लेकर मुख्यमंत्री भूपेश बघेल का बड़ा बयान सामने आया। बघेल ने केंद्र सरकार पर आरोप लगाते हुए यहाँ तक कह दिया कि चुनाव को प्रभावित करने के लिए ईडी को भेजा गया है। बता दें कि ईडी ने कथित शराब घोटाले को लेकर छापेमारी की थी, जिसके बाद कांग्रेस नेता और रायपुर महापौर के भाई अनवर ढेबर को गिरफ्तार किया गया था। इसे लेकर मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने बड़ा बयान दिया है। उनका कहना है कि 2000 करोड़ की शराब घोटाले की बात तथाकथित मनगढ़ंत मिथ्या है। चुनाव को प्रभावित करने के लिए ईडी को छत्तीसगढ़ भेजा गया है। ईडी की कार्रवाई में क्या मिला, कितना मिला, सार्वजनिक क्यों नहीं किया जाता? ईडी राजस्व में बढ़ोतरी हुई, भारत सरकार ने आबकारी विभाग को दिया था क्लीन चिट, फिर घोटाला कैसे? 3 साल के अवधि बीत जाने के बाद भी कोयला में 500 करोड़ के बोले, इसमें 2000 करोड़ बोल रहे हैं, लेकिन कोई चल संपत्ति जब्त किया आपने? और किया है तो कितने का किया है? 3 साल से आप जांच कर रहे हो, आईटी और ईडी यहाँ लगे हुए हैं। चल संपत्ति कहाँ जाएगा? क्यों जब्त नहीं किए? वो कितनी राशि है? अब आज कह रहे हैं 2000 करोड़। तो ये आरोप है वो पूर्णतः मिथ्या है, गलत है, निंदनीय है। इधर बीजेपी इस कथित शराब घोटाले के मुद्दे को चुनावी मुद्दा बनाने पर आमदा है। बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष अरुण साहब ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कांग्रेस सरकार पर निशाना साध दिया। साहब का कहना है कि गढ़बो नवा छत्तीसगढ़ को बदलकर घोटालों का छत्तीसगढ़ नाम दिया जाना चाहिए। उन्होंने प्रदेश में लगातार हो रहे घोटाले पर राज्य सरकार को घेरा है। दुकानों में अवैध और कच्चा शराब बेचने का ये अपराध प्रमाणित हुआ है। छत्तीसगढ़ की जनता को लूटने का काम, छत्तीसगढ़ की जनता को मौत के मुंह में ढकेलने का काम, छत्तीसगढ़ की जनता के स्वास्थ्य के साथ खिलवाड़ करने का काम इस सरकार ने किया। अध्यक्ष जी, जो बड़ा घोटाला आप बता रहे हैं, जब इस्तीफा आप मांग रहे हैं तो मांगने से तो देंगे नहीं, तो आप लोग क्या कुछ इस पे हम लोकतंत्र में जो एक विपक्ष का अधिकार है, आज हमारा संभागीय स्तर पर प्रदर्शन है, कल जिले स्तर पर प्रदर्शन करेंगे, जनता के बीच लेकर जाएंगे। बता दें कि लगातार ईडी पिछले कुछ समय से छत्तीसगढ़ में एक्टिव मोड पर है। पहले कोयला घोटाले को लेकर लगातार छापेमारी की गई, जिसमें कई अधिकारी और व्यवसाय से जुड़े लोगों पर कार्रवाई हुई। अब शराब को लेकर कार्रवाई ने छत्तीसगढ़ की सियासत में भूचाल ला दिया है। देखना दिलचस्प होगा कि आने वाले समय में छापे और आरोप प्रत्यारोप की सियासत किस करवट बैठती है।
क्योंकि इस साल नवंबर के महीने में छत्तीसगढ़ की सत्ता का फाइनल होगा और जनता भूपेश सरकार पर एक बार फिर से भरोसा जताती है या फिर सूबे की सत्ता में एक बार फिर से बीजेपी का वनवास खत्म होगा। रायपुर से ओम प्रकाश चंद्राकर, इंडिया वॉइस। उधर बिलासपुर के वार्ड नंबर 46 गणेश नगर में मुख्य मार्ग का निर्माण कार्य शुरू हो गया है। बिलासपुर नगर निगम के सारे क्षेत्र में जिस तरह से 3 से 4 सालों से विकास का कार्य चल रहा है, उसी कड़ी में आज वार्ड नंबर 46 गणेश नगर रहबर चौक ओवर ब्रिज पानी टंकी तक डामरीकरण का काम हो चुका है। इसके साथ ही इब्राहिम अब्दुल खान ने प्रदेश के मुखिया भूपेश बघेल और नगर निगम के महापौर रामशरण यादव का आभार व्यक्त किया। बिलासपुर नगर निगम, आप देखोगे बिलासपुर नगर निगम के सारे क्षेत्र में जिस प्रकार 3-4 वर्षों से विकास का कार्य चल रहा है, उसी कड़ी में आज वार्ड नंबर 46 गणेश नगर में रहबर चौक से लेकर ओवरब्रिज से लेकर पानी टंकी तक डामरीकरण का काम हो रहा है। मैं प्रदेश के मुखिया आदरणीय भूपेश बघेल जी का और नगर निगम के महापौर आदरणीय महापौर रामशरण यादव जी का आभार व्यक्त करना चाहूँगा कि स्कूल, मुक्तिधाम, शिक्षा, स्वास्थ्य के साथ साथ रोड का भी नवीनीकरण किया जा रहा है। मैं उनका आभार व्यक्त करना चाहूँगा। जिस तरह विकास की धारा बह रही है, ये इसी तरह आगे कायम रहेगा और जिसे बिलासपुर को खोदापुर के नाम से जाना जाता था, उसको पूरा प्रयास करके बांटा जाएगा और सुंदर बिलासपुर बनाया जाएगा। उधर कोरिया जिले के भांडी गांव में कांग्रेस पार्टी के कद्दावर नेता अरुण साहू का जला हुआ शव मिलने से हड़कंप मच गया है। अरुण साहू का शव मिलते ही ग्रामीणों ने इसकी सूचना पुलिस को दी। सूचना मिलने के बाद पुलिस पहुंची और पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर आगे की कार्रवाई शुरू कर दी है। बताते चला कि क्षेत्र के विकास के लिए अरुण साहू ने अहम भूमिका निभाई थी। वो साहू समाज के जिला अध्यक्ष भी थे। जला शव मिलने से हड़कंप मचा है। अरुण साहू का यह शव मिला है। शव को कब्जे में लेकर जांच में पुलिस जुटी हुई है। इसके साथ बुलेटिन में इतना है।